आज चौथे चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जनन और स्वास्थ्य। तीसरे चैप्टर का नाम है मानव में जनन। इसे आपको होमवर्क में दिया जाएगा जब आपका समर वेकेशन हो जाएगा। तो आइए आज हम चौथा चैप्टर जनन और स्वास्थ्य देखें। सामान्यतः जनन से तात्पर्य स्वस्थ जनन अंगों और उसके सामान्य रूप से कार्य करने से होता है, परंतु जनन स्वास्थ्य को आज एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, अर्थात इसके अर्थ को अधिक व्यापकता प्रदान की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, व्यवहारिक, भावनात्मक एवं सामाजिक इत्यादि की पूर्ण सकुशलता की स्थिति ही जनन स्वास्थ्य है। इस दृष्टिकोण से कोई भी समाज जननात्मक रूप से स्वस्थ तभी माना जा सकता है जब उसके सभी सदस्यों के जनन अंग शारीरिक एवं कारिकीय रूप से स्वस्थ एवं सामान्य हो। सभी सदस्यों का अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए समाज का जागरूक होना अति आवश्यक है। अतः जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य लोगों के जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक एवं शिक्षित करना भी है। इसी क्रम में प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस एवं 11 जुलाई को विश्व स्वास्थ्य जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अब जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियों का अध्ययन करें। संपूर्ण विश्व में भारत अकेला देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना एवं कार्यक्रमों की शुरुआत की। भारत जैसे विशाल देश में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद अनेक प्रकार की समस्याओं जैसे अशिक्षा, अंधविश्वास एवं रूढ़ियों ने जनन स्वास्थ्य के उद्देश्य की प्राप्ति को मुश्किल बनाया है। मानव समाज के जनन स्वास्थ्य का निर्धारण भावी जनसंख्या के युवा व्यक्तियों के परिमाण, स्वास्थ्य एवं खुशहाली से होता है। समाज के इसी वर्ग में 12 से 25 वर्ष के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। इस वर्ग की जनसंख्या मुख्यतः विकासशील देशों जैसे भारत में मिलती है। जनन स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सामान्यतः लोगों में जनन अंगों की संरचना व कार्य विषयक जानकारी का अभाव होता है। नंबर 2, समाज में यौन संचरित रोगों से संबंधित अनेक भ्रांतियां हैं तथा यही जानकारी का अभाव है। नंबर 3, कन्या भ्रूण हत्या। नंबर 4, अवैध लिंग परीक्षण। नंबर 5, गर्भ निरोधक संबंधी जानकारी का अभाव। नंबर 6, शिशुओं को पर्याप्त समय तक स्तनपान कराने संबंधी जानकारी का अभाव। नंबर 7, गर्भधारण में मां के को पोषक पदार्थों की कमी अर्थात वांछित देखभाल का अभाव। नंबर 8, कम उम्र में विवाह। नंबर 9, प्रसव के उपरांत देखभाल की कमी। नंबर 10, सामाजिक उत्पीड़न, यौन अपराध, लड़का लड़की में भेदभाव। नंबर 11, समाज में शिक्षा एवं सुरक्षित प्रसव सुविधाओं की कमी। नंबर 12, अधिक शिशु एवं मातृ मृत्यु दर। नंबर 13, बचपन में चिकित्सकीय सहायता की कमी। नंबर 14, सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के कारण यौन संबंधी वार्तालाप करना सही नहीं माना जाता, जिससे अनेक लोगों की यौन विषयक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। नंबर 15, जनसंख्या विस्फोट भी जनन स्वास्थ्य के लक्षणों की
प्राप्ति में बाधक बना हुआ है। नंबर 16, किशोरों में लैंगिक विषयों की जिज्ञासा प्रबल होती है, लेकिन इन्हें यौन शिक्षा से वंचित रखा गया है, जिससे अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा सन 1951 में परिवार नियोजन नामक राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रारंभ किया गया। इसे अब परिवार कल्याण के अंतर्गत रखा गया है। पिछले दशकों में समय समय पर इसका मूल्यांकन भी किया गया। सन 1997 में भारत में जनन स्वास्थ्य हेतु एक व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसे जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम नाम दिया गया। यह कार्यक्रम समाज में जनन स्वास्थ्य, शिशु देखभाल तथा जनन नियंत्रण के लिए जागरूकता, सुविधा एवं प्रोत्साहन प्रदान करता है। RCH कार्यक्रम के तहत किए गए सरकारी प्रयास निम्नलिखित हैं। RCH से आशय रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। नंबर 1, प्रसव एवं शिशुपालन का ज्ञान। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को प्रसव के दौरान तथा प्रसव के बाद पौष्टिक आहार, सुरक्षित प्रसव, शिशु की देखभाल तथा माता द्वारा संतान को दुग्धपान के महत्व की संपूर्ण जानकारी स्वास्थ्य सेवकों द्वारा दी जाती है। नंबर 2, यौन शिक्षा। हमारे देश में विद्यालय युवा वर्ग को उचित यौन शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिसके अंतर्गत छात्रों को जनन अंगों, सहायक जननांगों, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, यौनारंभ पर होने वाले शारीरिक परिवर्तनों, सुरक्षित यौन संबंधों तथा इनसे संबंधित रोगों से अवगत कराया जाता है। इससे समाज में फैली भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है, परंतु विडंबना यह है कि अभी तक सभी विद्यालयों द्वारा यौन शिक्षा नहीं दी जाती है, जिसके कारण अधिकांश भावी पीढ़ी जागरूक नहीं हो पाई है। नंबर 3, टीकाकरण। हमारे देश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिशु तथा गर्भवती महिलाओं को अनेक बीमारियों से बचाने के लिए इनको टीके लगवाए जाते हैं। इससे तपेदिक, हेपेटाइटिस, टिटनस, काली खांसी जैसे रोगों से सुरक्षा मिलती है। नंबर 4, गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान। इससे जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों जैसे कंडोम का प्रयोग, गर्भ निरोधक गोलियों, कॉपर टी, गर्भपात इत्यादि से अवगत कराया जाता है। नंबर 5, छोटे परिवार। RCH कार्यक्रम द्वारा एक स्वस्थ एवं सफल समाज के लिए नियंत्रित जनन, कम संतान तथा समाज में उचित लिंगानुपात बनाए रखने के लिए छोटे परिवार के महत्व पर जोर दिया जाता है। नंबर 6, मादा भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए उल्बवेधन द्वारा भ्रूण के लिंग का पता लगाने पर कानूनी प्रतिबंध लगाकर दंड का भी प्रावधान किया गया है। नंबर 7, जनन संबंधी विषयों की जानकारी। हमारे देश में सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन मुद्रित सामग्री तथा श्रव्य एवं दृश्य तरीकों द्वारा जनन एवं बाल स्वास्थ्य संबंधी विषयों के प्रति समाज में निरंतर जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए ये माता पिता, शिक्षकों, निकट संबंधियों, सरकारी अस्पताल से संबंधित कर्मचारियों, विशेषतया युवाओं को यौन या लिंग संबंधी रोगों के संदर्भ में जानकारी एवं परामर्श देते हैं, ताकि समाज को यौन समस्याओं से मुक्त रखा जा सके। आइए अब जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की कमियों को देखें। नंबर 1, आर्थिक संसाधनों की कमी। नंबर 2, मानव संसाधनों की कमी। नंबर 3, सामान्य जनमानस तक इस कार्यक्रम की पूर्ण पहुंच न होना। नंबर 4, भौतिक
तथा संरचनात्मक संसाधनों की कमी। नंबर 5, जनमानस में जागरूकता की कमी। नंबर 6, प्रसवोत्तर देखभाल की उचित व्यवस्था का न होना। आइए जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धियों का अध्ययन करें। नंबर 1, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। नंबर 2, लोगों ने छोटे परिवार के महत्व को समझकर उसे अपनाया है। नंबर 3, यौन संबंधी रोगों के बारे में समाज में जागरूकता बढ़ी है तथा इन रोगों की जांच व उपचार सुविधाएं बढ़ी हैं। नंबर 4, चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसवों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। नंबर 5, बंध दंपतियों की जांच तथा उनके संतान पैदा करने के अवसरों में वृद्धि हुई है। नंबर 6, जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है। आइए अब मानव जनसंख्या विस्फोट का अध्ययन करें, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछली शताब्दी में विभिन्न क्षेत्रों में हुए चहुमुखी विकास के कारण लोगों के जीवन स्तर में भी व्यापक सुधार हुआ है, परंतु जनसंख्या वृद्धि ने इस पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव डाला है। किसी निश्चित भौगोलिक खंड पर निश्चित समय में निवास करने वाले मनुष्यों की कुल संख्या उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है। मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है अथवा डेमोग्राफी कहलाता है। इस पृथ्वी पर मानव समाज का विकास काफ़ी पहले हो गया था। यद्यपि मानव जनसंख्या का सही अनुमान लगा पाना कठिन है, परंतु ऐसा माना जाता है कि सन 1 ईसा के समय में विश्व मानव जनसंख्या 25 करोड़ थी। स्वास्थ्य सेवाओं में प्रगति, भोजन की उपलब्धता तथा औद्योगिक विकास के कारण 20वीं शताब्दी के अंत तक विश्व मानव जनसंख्या 600 करोड़ से भी अधिक हो गई। मृत्यु दर में कमी तथा जन्म दर में वृद्धि के कारण आबादी में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, जिसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। आपके स्क्रीन पर विश्व जन एक सारणी दी गई है, इसका जरूर अध्ययन करेंगे आप। समष्टि में आयु संरचना। एफ.एस. वार्डेनहीमर के अनुसार किसी भी स्थान या देश की समष्टि में सदस्यों के जीवन में 3 काल आते हैं। समष्टि से आशय है जनसंख्या, जिसके आधार पर समाज में 3 प्रकार की आयु संरचनाएं दिखाई जाती हैं। जनन पूर्व काल, नंबर 2 जननी काल, नंबर 3 जनन पश्चात काल। जनन पूर्व काल में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को, प्रजननीय काल में 20 से 40 वर्ष आयु के व्यक्तियों को, जबकि जननोपरांत काल में 40 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है। जनसंख्या में वृद्धि या कमी होती है अथवा जनसंख्या स्थिर रहती है, यह तीनों कालों के सदस्यों की संख्या पर ही निर्भर करता है। एक स्थिर जनसंख्या समकोणिक ग्राफ या पिरामिड द्वारा प्रदर्शित होती है, जबकि बढ़ती जनसंख्या में ग्राफ का आधारी भाग अत्यंत चौड़ा होता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि जनन पूर्व वर्ग के व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है, जो शीघ्र ही जननीय वर्ग में प्रवेश करके जनन प्रारंभ कर देंगे। घटती जनसंख्या ग्राफ में का आधारी भाग अपेक्षाकृत छोटा होता है, क्योंकि इससे जनन पूर्व वर्ग के सदस्यों की संख्या कम होती है। यह संख्या जननीय वर्ग के सदस्यों में और भी कम हो जाती है। आपके स्क्रीन पर एक फिगर दिखाया गया है, जिसमें आपको बताया गया कि भारत में जनसंख्या आयु का पिरामिड क्या है, यानी जनन पश्चात वाले व्यक्तियों की आयु क्या है,
जनन करने योग्य व्यक्तियों की आयु क्या है और जनन से पहले की आयु क्या है। आइए अब जनसंख्या वृद्धि को देखें। भारत देश का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का मात्र 2.4% ही है, परंतु विश्व की लगभग 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। यह चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। 20वीं सदी से भारत की जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रथम 20 वर्षों में यह 5.4% की वृद्धि दर से बढ़कर 25 करोड़ थी और अगले 30 वर्षों में 4.8% की दर से बढ़कर 36 करोड़ हो गई। सन 2000 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक तथा 2011 में 1.8% की वृद्धि की दर से 121 करोड़ हो गई थी। इसी दर से पूर्वानुमान लगाया जाए तो 2050 तक भारत 160 करोड़ तक पहुंच जाएगा और प्रथम स्थान विश्व में प्राप्त कर लेगा, जो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कहा जाएगा। भारत की जनसंख्या की सारणी वर्षवार दिखाई गई है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। आइए अब जनसंख्या विस्फोट के कारण का अध्ययन करें। भारत में जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, बाल विवाह। अनेक राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि में बाल विवाह का प्रचलन था, यद्यपि आज इसे कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है। बाल विवाह जनसंख्या वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण है। नंबर 2, संयुक्त परिवार प्रणाली। यह भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है, सबसे बड़ा कारण है। संयुक्त परिवार में माता पिता बच्चे को बोझ नहीं समझते। संयुक्त परिवार में सभी खर्च संयुक्त कोष से होते हैं। माता पिता समझते हैं कि 1-2 बच्चे और पैदा हो जाएं तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सोच भी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने में सहायता कर रहा है। नंबर 3, निम्न सामाजिक जीवन स्तर। यह भी जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। निम्न स्तर के व्यक्तियों में मनोरंजन के साधनों के अभाव के कारण वे मातृ एवं सुख को मनोरंजन का साधन मानते हैं, जिससे लगातार संतानोत्पत्ति होती रहती है। नंबर 4, जन्म दर और मृत्यु दर में असंतुलन। हमारे देश में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होने से मृत्यु दर तो कम हुई है, पर जन्म दर में अपेक्षित कमी नहीं आई। नंबर 5, गर्म जलवायु। हमारे देश की जलवायु गर्म है, जो जननांगों तथा सहायक जननांगों को शीघ्र ही लैंगिक रूप से परिपक्व बनाकर संतानोत्पत्ति के योग्य बना देती है। विवाह की अनिवार्यता। नंबर 6, विवाह एक अनिवार्य धार्मिक संस्कार है। हिंदू परिवारों में ऐसी मान्यता है कि विवाह करने के पश्चात ही स्त्री और पुरुष पूर्ण बनते हैं तथा वंश वृद्धि के लिए संतानोत्पत्ति आवश्यक है। नंबर 7, संतत विरोध का अल्प ज्ञान। भारत की लगभग 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। वहां पर शिक्षा एवं परिवार नियोजन की सुविधाओं का अभाव, संयुक्त परिवार प्रणाली, संकोची स्वभाव इत्यादि संतत विरोध में बाधक हैं तथा जनसंख्या वृद्धि का कारण बन रहे हैं। 8वां, पुत्र को महत्व। यदि परिवार में लड़की पैदा हो तो लड़के की इच्छा में परिवार में वृद्धि होती जाती है। भारतीय समाज में पुत्र का विशेष महत्व है। हिंदू दर्शन के अनुसार पुत्र प्राप्ति से ही व्यक्ति पिता के ऋण से मुक्त हो सकता है। यह भी मान्यता है कि पुत्र ही वंश का नाम चलाता है, अतः पुत्र प्राप्ति की लालसा कामना में लोग अनचाहे ही अपने संतानों को जन्म देते रहते हैं। नंबर 9, अशिक्षा।
आज भारतवर्ष में लगभग 70% जनसंख्या ही शिक्षित है। अशिक्षा के कारण व्यक्ति परिवार नियोजन का महत्व नहीं समझते तथा परिवार नियोजन का कोई प्रयास नहीं करते। अतः अज्ञानतावश अनवरत संतानोत्पत्ति होती रहती है। नंबर 10, अंधविश्वास। भारतीय समाज में अंधविश्वास अथवा रूढ़िवादिता के कारण ही बच्चों को भगवान एवं खुदा की देन माना जाता है। अधिक बच्चों वाले माता पिता को अधिक भाग्यशाली माना जाता है। इस तरह से अब यहाँ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।